अहमदाबाद के रामवल इलाके में मौजूद गफूर बस्ती में 50,000 से ज्यादा लोग गुज़श्ता कई सालों से रहते हैं, लेकिन अब अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानब से जल्द मकान खाली करने का नोटिस लगा दिया है। इस मामले को लेकर आज गफूर बस्ती के मुतासरीन और कांग्रेस के 3 अरकान असम्बली के साथ कई मुस्लिम तंजीमों से वाबस्ता लोगों ने कलेक्टर से मुलाकात कर गफूर बस्ती के लोगों को बेघर न करने की मांग की। कांग्रेस के तीनों अरकान असम्बली ने इस मामले को लेकर दलील दी कि एक तरफ गुजरात हुकूमत स्लम फ्री अहमदाबाद करने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सालों से बस्ती में मुकीम लोगों के घर को उजाड़ कर उन्हें रास्ते पर लाने का फैसला कर रही है। अहमदाबाद के रामौल इलाका है जिसका गफूर बस्ती नाम है, वो जो है 1970 से लोग जो है वहाँ बस रहे हैं। आज लगभग 50 साल होने आए और उन लोगों को जो है कि कलेक्टर ऑफिस की तरफ से और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से नोटिस मिला था कि भाई इसको आप खाली कर दिया जाए। दारा सब्बी भी थे, हिम्मत सिंह पटेल थे, गयासुद्दीन शेख, इमरान खेड़ावाला और एक NGO भी काफ़ी थे हमारे साथ में। बातचीत की हमने। हमारी सिर्फ बात एक ही है कि भाई 950,000 जितने मकान हैं वो लोग कहाँ जाएंगे। अभी रेनी सीजन भी आ रही है, लोग परेशान हैं, उनके बच्चे क्या करेंगे। हमेशा जमीयत उलमा गुजरात मजलूमों के लिए हमेशा कोई भी ऐसे काम आए तो आगे बढ़े माशाल्लाह, और मजलूमों की पुकार पर हमेशा लब्बैक कहे और मजलूमों की आह भी सुने हैं और हत्तल इम्कान गरीबों के लिए और भी जमातों के साथ इनके साथ शरीक हुए कलेक्टर ऑफिस में और मजलूमों की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए इनके साथ जमीयत उलमा गुजरात के। और आइए इस पूरे मामले पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आरिफ आलम जुड़े हुए हैं। आरिफ, क्या है गफूर बस्ती का पूरा मामला जिस तरह से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने खाली करने का नोटिस दिया है? जी आजम, जिस तरीके से देखें अहमदाबाद का रामौल इलाका काफ़ी सालों से वहाँ पर मुस्लिम और हिंदू दोनों तबके के लोग वहाँ पर रहते हैं। गफूर बस्ती इलाके में अगर इस पूरे इलाके की बात करें तो काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग रहते हैं। 10,000 घर हैं और उस घर में कम से कम 50,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। इसके बारे में जब आज कलेक्टर ऑफिस में मुस्लिम तबके के लोगों ने मुलाकात की और उसके बाद में जब पता लगाया गया तो ये पता चला कि एक सैयद साहब थे, उन्होंने अपनी ज़मीन जो है वो लोगों को रहने के लिए दे दिया था। वहाँ पे तालाब था, उसके बाद में मुस्लिम बिरादरी के लोग पहले रहने आए और उसके बाद में हिंदू बिरादरी के लोग आए। 2002 दंगे के बाद में जमात इस्लामी हिंद भी इस पूरे मामले में शामिल हुई और वहाँ पर रिलीफ कमेटी के तहत घर बनवाया गया और वहाँ पर मुस्लिम बिरादरी के लोग जो दंगे के मुतासरीन थे वहाँ पर रहने के लिए दिया गया। लेकिन अब अचानक करीब 50 सालों के बाद में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वहाँ पर नोटिस लगा देती है कि जल्द से जल्द आपको ये मकान खाली कर देने हैं 20 तारीख को। लेकिन उसके बाद में वहाँ के लोग जो हैं उन लोगों ने जमात इस्लामी आरिफ आलम, ये मकान खाली करने की नोटिस में और क्या कुछ कहा गया है? ये मकान खाली कराने की वजह क्या है और ये जमीन क्या सरकारी है या किसी, जैसा कि आपने कोई सैयद साहब का जिक्र किया, उनकी है कि आखिर ये जमीन पर दावा किसका है? जी, जिस तरीके से देखें अगर आज से 70 साल पहले की बात करें तो ये ज़मीन जो है वो सैयद साहब के नाम पर बताई जा रही है। लेकिन जब हमारी बात कुछ लोगों से हुई तो वहाँ पर ये बताया गया कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो पैसे जमा करना होता है टैक्स के तौर पर, वो पैसे जमा नहीं किए गए हैं। इसकी वजह से शायद इस पूरे ज़मीन में सरकार दाखिल हो गई है और उसी के बुनियाद पर ये नोटिस लगाई गई है। लेकिन गफूर बस्ती के लोगों को राहत के सांस इसलिए ली क्योंकि आज जब कलेक्टर से मुलाकात हुई, कलेक्टर ने साफ तौर से कहा कि भाई जिस तरीके से गुजरात सरकार का जो दावा है कि स्लम फ्री किया जाए, कहीं ना कहीं गरीबों को मकान दिया जाए, तो ऐसे में इन गरीबों को बेघर नहीं हो, इसके लिए क्या रास्ता अपनाया जाए, इस पर बातचीत की जाएगी और एक कमेटी बनाई जाएगी। तो क्या यकीन दिया है कलेक्टर ने इस पूरे मामले पर? इस पूरे मामले पर कलेक्टर बिल्कुल पॉजिटिव रुख दिखाते हुए ये बताया कि अगर ये जो ज़मीन है वो अगर इसके अंदर सरकार दाखिल हो गई है और कलेक्टर के दखलंदाजी से इस पूरे मामले में अगर काम हो जाता है तो बिल्कुल कलेक्टर इस पूरे मामले को अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन देंगे। लेकिन उन्होंने एक चीज़ और कही कि इसको PPP मॉडल के तहत डेवलप किया जाए ताकि जो ज़मीन है उसमें
जो ज़मीन का पूरा हिस्सा है उसमें कई फ्लोर बना दिया जाए और उसके बाद में उस पूरे जो मकानात हैं उसमें लोगों को रहने दिया जाए। बाकी की जो ज़मीन है उसको सरकार किसी भी डेवलपमेंट के काम के लिए ले सकती है। तो कहीं ना कहीं गफूर बस्ती के जो लोग हैं वो परेशान तो ज़रूर हैं, लेकिन कलेक्टर ने ये साफ तौर से कहा है कि इसको लेकर कोई ना कोई पॉजिटिव रास्ता अपनाया जाएगा। लेकिन जिलानी इस पूरे मामले को लेकर गुजरात हाई कोर्ट में भी ये मुतासरीन गए थे और गुजरात हाई कोर्ट ने अभी इस पूरे मामले पर स्टे लगा कर रखा है। नहीं, जब मामले पर स्टे लगा रखा है तो फिर खाली कैसे करवाया जा रहा है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्यों खाली करवा रहा है जब इस पे ये मामला कोर्ट में है? जी जिलानी, इस पूरे मामले को लेकर ये बताया जाता है कि जो ज़मीन पर जो पैसा कर्ज हो गया है उसकी वजह से इस पूरे ज़मीन को खाली करवाया जा रहा है। नोटिस लगने के बाद में वहाँ के जो मकामी लोग थे और कुछ एनजीओ के साथ गुजरात हाई कोर्ट में गए और गुजरात हाई कोर्ट ने मौखिक तरीके से स्टे दिया है। तो कहीं ना कहीं अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये मान रही है कि मौखिक जो स्टे है वो स्टे को हम नहीं मानेंगे। लेकिन वहाँ के लोगों का साफ तौर से कहना है कि जो हमारे वकील हैं उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अगर मौखिक स्टे है, अगर जुबानी स्टे है तो वो भी स्टे के तरीके से ही उसको भी माना जाता है। तो कहीं ना कहीं फिलहाल कलेक्टर ने मदाखलत की, मामला एक तरह से रुका हुआ है फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ आलम, इस पूरी जानकारी के लिए। कलेक्टर ने मदाखलत की है और कुछ तजावीज़ भी दी हैं इलाके की तंजीमों और लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के सरायकेला में तबरेज़ की हुजूमी तशद्दुद के नतीजे में मौत के मामले की जांच के लिए SIT कायम की गई है। सरायकेला के थाना इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया गया है। इस सिलसिले में अब तक 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। तबरेज़ के अहले खाना का इल्जाम है कि तबरेज़ को चोर बताकर पकड़ लिया गया और उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। इससे जय श्री राम और जय हनुमान के नारे भी लगवाए गए। झारखंड में हुजूमी तशद्दुद। 24 साला मुस्लिम नौजवान तबरेज़ अंसारी की बेरहमाना पिटाई। तबरेज़ को बिजली के खंबे से बांधकर पीटा गया। जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए गए और फिर अस्पताल में मुस्लिम नौजवान की मौत। 2019 में नई हुकूमत की तश्कील के बाद अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की बात कही गई। अक़लियतों को हुकूक दिलाने के वादे किए गए, लेकिन अक़लियतों के साथ मजहबी बुनियाद पर तशद्दुद के वाक़यात फिर सामने आने लगे हैं। ताज़ा मामला झारखंड के सरायकेला का है, जहां तबरेज़ अंसारी नामी नौजवान को चोरी का इल्जाम लगाकर पीट कर अधमरा कर दिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर के मुताबिक हुजूम ने तबरेज़ को जय श्री राम और जय हनुमान का नारा लगाने पर मजबूर किया। तो इसको खूब मारा गया। इसका सब 2 साथी था, वो लोग तो भाग गया। तो इसको मारने पीटने के बाद सुबह तक रात भर मारने के बाद सुबह इसको थाना प्रभारी को दिया गया, नहीं दिया गया। उसको उसी दिन उसको जेल रेफर कर दिया गया। इसको साजिश के तहत मुस्लिम के वजह से इसको मार दिया गया। हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन जो गलती किया है, जेलर गलती किया है, जेल का डॉक्टर गलती किया है और उसके बाद जो धतकी टीका लोग इसको मारा पीटा बांध के सबके नाम से केस हो और हमको इंसाफ मिले। इत्तला मिलने पर पुलिस तबरेज़ को थाने ले गई। सदर अस्पताल में इलाज के बाद सरायकेला पुलिस ने तबरेज़ को जेल भेज दिया। तबीयत बिगड़ने पर उसे टाटा मेन अस्पताल लाया गया, जहां 22 जून को उसकी मौत हो गई। हमने ECG भी निकाला, फिर भी उन लोगों ने कहा कि हमको रेफर कागज बना दीजिए, हेल्थ सेंटर के लिए हम ले जाएंगे। आज सरायकेला कारा से एक कैदी की तबीयत बिगड़ गई थी, उसे सदर अस्पताल लाके भर्ती कराया गया था। वहाँ से बेहतर इलाज के लिए उसे TMH भेजा गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में हम लोगों ने मजिस्ट्रेटियल जांच करवाई। जांच करके वो मजिस्ट्रेट का रिपोर्ट आएगा और फिलहाल उनके परिजनों द्वारा भी FIR दर्ज कराया गया, उस पर भी कार्रवाई की गई है। तबरेज़ पुणे में एक वेल्डर के तौर पर काम करता था और घर वालों के साथ ईद मनाने के लिए खरसवां जिले के अपने गांव आया हुआ था। इससे पहले भी झारखंड में बीफ के इल्जाम में एक मुस्लिम शख्स को पीट कर कत्ल कर दिया गया था, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बीजेपी लीडर समेत तमाम 11 कसूरवारों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। झारखंड में होने वाले मॉब लिंचिंग के मामले को लेकर अहमदाबाद की मुस्लिम तंजीम से वाबस्ता लोग हुकूमत से सवाल कर रहे हैं कि ऐसे हादसे के बाद किस तरह सबका विश्वास जीता जा सकता है। लेकिन हमें डर ये लगा रहता है कि सबका विश्वास जीतने वाली बात सिर्फ एक जुमला बन के ना रह जाए। अगर वो सीरियसली इस पर काम करेंगे
तो लॉ एंड ऑर्डर को अगर ठीक करने की कोशिश करेंगे तो इन घटनाओं को रोका जा सकता है। सबसे पहले मेरी यही मांग है कि मॉब लिंचिंग जो हो रही है उस पर गायों के नाम पर गाय के मांस के नाम पर आए दिन ये हत्या हो रही है, उनके ऊपर रोक लगाई दी जाए। और ये जो ट्रिपल तलाक है इसका तो कोई लेना नहीं, शरीयत का है और इसके अंदर मुस्लिम समाज खुद अपना जो काजी लोग हैं सब उनको समझा कर देते हैं। इसके अंदर कानूनी कोई आने की ज़रूरत नहीं, कानून बनाया जाए तो मॉब लिंचिंग पर बनाया जाए, उसके ऊपर रोक लगाई जाए। मैं समझता हूँ कि हुकूमत जिस आइडियोलॉजी की होती है उसी आइडियोलॉजी को उसके फॉलोअर भी फॉलो करते हैं। और अब तो ये उन्हें लग रहा है कि भाई सरकार हमारी है, सैया भयो कोटवाल फिर डर काहे का। सितंबर से लेकर आज तक कोई ऐसी अप्रिय घटना गुजरात में नहीं घटी है। गुजरात सरकार की जो कोशिश थी ये बड़ी कामयाब रही, जिसका हम खैर मकदम करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जहाँ कहीं भी हो रहा है, पिछले हमने देखा कि राजस्थान में हुआ, एमपी में हुआ, ये झारखंड की अभी घटना बनी है, तो ये सारे जो इश्यूज़ है ये राज्य सरकारों के मुतालिक है। ये कोई केंद्र सरकार के इसका हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन ये राज्य सरकारों को चाहिए कि कानून और व्यवस्था बनाए रखे। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आगरा के अचनेरा ब्लॉक में रहने वाले चापूकर के मुसलमान मैयत को अपने ही घर में दफन करने के लिए मजबूर हैं। कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं मिलने की वजह से इनको अपने ही घर में कब्र बनाने को मजबूर होना पड़ रहा है। इस गांव के लोगों के पास जमीन नहीं है और वो बेहद गरीब हैं। पेश है तफसीलात। 70 साल के छोटे लाल बेटा जलालुद्दीन और छोटे लाल के छोटे भाई लाल खान के खानदान में 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग इन्हीं छोटे घरों में रहते हैं। छोटे लाल के बेटे जलालुद्दीन का खानदान इसी हरे रंग के घर में रहता है, जिसके सामने बुआ की कब्र बनी हुई है। हरे रंग की इस पक्की कब्र के पास दाएं बाएं घर के 3 दूसरे मेंबरान भी मिट्टी के नीचे दफन हैं। इन कब्रों पर से ही घर के मेंबरान का हर वक्त आना जाना होता रहता है और कब्र के सामने बने चूल्हे में रोज आग जलती है, खाना पकता है। लाल खान का खानदान इस कच्ची मिट्टी वाले घर और आंगन में रहता है। आंगन में 2 खड़े पत्थर 2 कब्रों के होने की ओर इशारा करते हैं, लेकिन यहाँ पर 1-2 नहीं, 1 दर्जन भी नहीं, 20 से ज्यादा लोग दफन हैं और यहीं पर भैंस और बकरियों का बसेरा रहता है। पास के जिले आगरा की सड़कों पर मजदूरी करके पेट भरने वाले इस खानदान का घर भी सरकारी स्कीम के तहत बना है। ऐसे में कब्रों के लिए अलग से जगह कैसे मिले, इसलिए इस खानदान में जिसका भी इंतकाल होता है उसकी मैयत को इसी घर में दफन कर दिया जाता है। हालात कैसे हैं इसका अंदाज़ा आपको ये देखकर लग सकता है कि मेरे पीछे आपको कब्र नज़र आएगी और मेरे जो साइड में घर है उसके बावर्ची खाने यानी चूल्हे के सामने भी जो है एक कब्र नज़र आएगी। हालात ये हैं कि जो कब्रें नज़र आ रही हैं वो तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पर भी कब्र है और जो पूरा ये जहाँ सहन है, जो ये इलाका है, इसमें हर जगह जो है आपको कब्र दिखाई देगी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर ये भैंस बंधी हुई है और इसके यहाँ पर भी जो है आपको ये दिखाई देगी, ये पन्नी है कब्र के लिए, तो ये यहाँ पर भी जो है कब्र है। यहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं। इसके अलावा ये देख सकते हैं आप, ये पूरी जो है ये कब्र है। यहाँ पर जो है यहाँ पर भैंस बंधी हुई है। इस तरह के हालात है, ज़मीन की कमी है। इसके अलावा ये भी देख सकते हैं, ये पत्थर है यहाँ पर और ये जो पूरा एरिया है ये पूरा का पूरा यहाँ पर कब्र है। कब्र बनवाए तो साहब मतलब कम से कम 70 साल तो मेरी उम्र की, मेरी अंदाजन में मेरे सामने कम से कम ना तो 4 तो दरवाजे में बनी हुई हैं आज समझ में, और 10-15 कब्र आंगन में वो सामने। क्यों यहाँ क्यों बनाने की जगह ही नहीं साहब, कोई खेती है नहीं। हम तो क्या करते हैं फिर? आगरा सड़कों को काम करते हैं, माँ से कमा के लाते हैं, यहाँ खाते हैं। अच्छा, यहाँ पर किस किस की कब्र है और कब बनाई गई थी? जैसे ये कब्र तो मतलब बुआ की भी है, दादा की भी है, मतलब दादी की भी है, चाचा की भी है और भैयन की भी है, बहनों की भी है। सर जगह नहीं है, बचपन से हम यही दफनाते हैं, जगह नहीं है। बहुत कोशिश की, जगह नहीं, कोई जगह देता नहीं है, इसलिए घर पे ही दफनाते हैं। 2-2.5 कम से कम 30 साल तो मेरी उम्र हो चुकी है। 30 साल से ये हालत है सर, यही घर पे ही दफनाते, जगह नहीं है। अच्छा, क्यों यहाँ करना पड़ता है? 20 दिन कब्र बैठेंगी आज में, बाप की, भाई की, भतीजों की, नातियों की,
और माँ बापों की सबकी, और जगह ही नहीं है तो क्या करें। जब मजबूरी में दफना रहे हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली से 200 किलोमीटर और आगरा से 45 किलोमीटर दूर छह पोखर के नाम के इस गांव की आबादी तकरीबन 3000 है। जाट समाज की अक्सरियत वाले इस गांव में 150 के करीब मुसलमान आबाद हैं। यहाँ मुसलमान तालाब के चारों तरफ बसे हुए हैं। यहाँ कभी कब्रिस्तान नहीं था, इसलिए हर घर का आंगन कब्रिस्तान बना हुआ है। कई खवातीन ऐसी हैं जिनको इस गांव में शादी करके आने पर अफसोस होता है और वो अपने मायके को याद करती हैं। तो ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि कहीं कब्रिस्तान हो जहां वो मैयत को दफना सके। यहाँ शादी हुए हमारी 35 साल हो गए और यहाँ आए के जय मामलो देखे, मेहनत कर रहे हैं और पेट पाल रहे हैं। पेटों नहीं पाल रहे हैं जब मजबूरी में, तो कहाँ तक खेत खरीदें, कहाँ जमीन खरीदे, कहाँ दफना है। कितने लोगों को दफन होते देखा आपने? दफन हमारे आगे 15-20 आदमी दफन चुके यहाँ पे हमारे आगे। तो खूब बच्चन के परेशानी होते हैं, औरतन को परेशानी होते है। ऐसी कोई बतो ना नौकरी आ रही हो, सुबह के हाल जमीन खरीद रहे हैं वो कर ले में सब परेशानी रहते हैं। यहीं पर रोटी बना, भैंस बांध, सब कुछ करो यहीं पर। अच्छा, हाँ बहुत परेशानी आ रही है। कितनी परेशानी होती है इस कब्रिस्तान का मसला हल न होने से? बहुत परेशानी होती है। कैसे यहाँ कबर हैं, घरों में बच्चे डलते हैं, रात में डरते हैं बच्चे, फिर घरों में दफना लेते हैं जो मरता है। जो गांव के लोगों ने 2 साल पहले इसकी मुखालफत की थी। मकामी बाशिंदा मंगल खान की मौत के बाद गांव के लोग कब्रिस्तान के लिए जमीन मिलने पर ही इनको दफन करने के लिए दबाव बना रहे थे। कुछ दिन पहले गांव के लोगों को कब्रिस्तान के लिए जमीन मुख्तस की गई थी, लेकिन वो तालाब के बीच में पड़ गई। बार बार शिकायत करने के बावजूद इस ताल्लुक से कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे दादाजी का था, इसलिए रखने की जगह नहीं थी। क्या नाम था उनका? मंगल खान। अच्छा, क्या हुआ? जगह के खातिर धरनी पड़ी 2 दिन मिट्टी। फिर क्या हुआ? फिर ये तहसीलदार आए, जिलाधिकारी आए, पुलिस आई थी, वो आके ना ये मिट्टी दफन करा गई उस जगह में। अच्छा, जब जगह नहीं मिल रही थी तो आप जैसे जो घर के लोग हैं उन पे क्या गुजर रही थी, क्या सोच रहे थे वो लोग? ये सोच रहे थे कि जगह मिले, कहीं ना कहीं दफना है। कोई जगह ही नहीं है तो क्या करें धरने की। उम्र की 60 से ज्यादा बहारें देख चुके वेदू शाह अब उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं। तो मुंशी ठेकेदार के नाम से जाने जाने वाले मुंशी जी की उम्र 80 साल से ज्यादा हो चुकी है। ऐसे में दोनों की ख्वाहिश है कि उन्हें घरों की बजाय कब्रिस्तान में जमीन नसीब हो जाए। हम कब्रिस्तान चाहते साहब, हमें हमारी उम्र है 80-85 वर्ष की। आप क्या चाहते हो, घर में ही दफन होना चाहते हो, कहीं कब्रिस्तान में दफन? कब्रिस्तान मिले कोशिश करिए, प्रधानमंत्री करिए, सबने करिए, कोई सुनाई नहीं हुई आज। आप क्या चाहते हो, घर में दफन हो या कब्रिस्तान? नहीं, कब्रिस्तान हमारे लिए जगह होनी चाहिए। कब्रिस्तान की जमीन तालाब से कैसे अलग होगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं। एमएलए चौधरी उदय भान कहते हैं इस सूरत हाल के लिए खुद मुस्लिम समाज जिम्मेदार है और इंतजामिया को इसका हल निकालना चाहिए। तो हाल ही में चुने गए रुकन पार्लियामेंट राजकुमार चाहर कहते हैं वो मुद्दे को हल कर लेंगे। कहाँ दिया जा रहा है, सवाल इस बात का नहीं है। वहाँ दिया जा रहा है जहाँ कागज बोल रहा है। जहाँ कागज बोल रहा है वहाँ पर जो उन लोगों ने अतिक्रमण किया गया है, इसके बारे में कौन बोलता है और कौन बोलने का इसका साहस कर सकता है? सच्चाई से परे क्यों भाग रहे हैं कि जो कब्रिस्तान की जगह है, वो कब्रिस्तान की खाली जगह जो मांग रहे हैं, जो मुर्दा गाड़ रहे हैं, वो कब्रिस्तान की जगह खाली करने को तैयार हैं क्या? घरों में अपने मुर्दों को दफन करने वाले इस गांव का अलमिया देखकर कैफी आज़मी का यह शेर याद आता है, इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, 2 गज ज़मीन भी चाहिए 2 गज कफन के बाद। पर सवाल यह है, मुंशी ठेकेदार और वेदू शाह जैसे बुज़ुर्ग अगर ये चाहते हैं कि वो अपने घर में दफन ना हो बल्कि कब्रिस्तान में दफन हो, तो सवाल यह है क्या उनकी ख्वाहिश कभी पूरी हो सकेगी? कैमरामैन नरेश सैनी के साथ खुरम शहजाद, 6 पोकर, फतेहपुर सीकरी। नवाबी ने भोपाल के जरिए मक्के मुकरमा और मदीने मुनव्वरा में तामीर की गई रुबात में इमसाल भी साबिक़ा की तरह इंतजाम किए जाएंगे। इजाफी सीटों के आज़मीन हज को मक्का रुबात में जगह नहीं मिल सकेगी, जबकि मदीना रुबात में सभी के लिए इंतजाम किए जाएंगे। पेश भोपाल रुबात और आज़मीन हज के इंतजाम पर यह खास रिपोर्ट। जमाना जरूर बदला, लेकिन नवाबी ने भोपाल के जरिए मक्का मुकर्रमा
और मदीने मुनव्वरा में कायम की गई रुबात में आज भी रियासत भोपाल के आज़मीन हज के लिए इंतजामात किए जाने का सिलसिला जारी है। हरम शरीफ की तौसी के चलते अब मक्का मुकर्रमा में शाही औकाफ की अपनी रुबात की इमारत तो नहीं है, इसके बावजूद शाही औकाफ के जरिए मक्के में इमारत को किराए पर लेकर आज़मीन हज के क़याम का इंतजाम किया जा रहा है। मक्के में जो लोग रुकेंगे उनके लिए अच्छा इंतजाम है वहाँ उनके रुकने के लिए, चूँकि वहाँ सीट्स कम है इसलिए इस बार 206 सीट्स के पूरे किए गए। मदीने में भी सभी लोगों का इंतजाम पूरा है, उनका रहने का उनके खाने का सब इंतजाम है। मक्का मुकर्रमा में शाही औकाफ के जरिए 206 आज़मीन हज के क़याम का इंतजाम किया गया है और इसके लिए शाही औकाफ के जरिए 26 मार्च को क़ुरा भी किया जा चुका है। मदीने मुनव्वरा की रुबात में शाही औकाफ के जरिए सभी आज़मीन हज के क़याम और ताम के इंतजाम का ऐलान किया गया था, लेकिन इजाफी कोटे के चलते भोपाल के हिस्से में 300 आज़मीन हज को मज़ीद मौका मिला तो शाही औकाफ के सामने मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। अभी फर्दर 300 के आसपास सीट्स इस साल कुछ बढ़ गई हैं, तो उनके लिए भी कोशिश ये जारी है कि वहाँ बढ़े हुए जो लोगों का है उनके लिए और रहने का और उनके खाने का इंतजाम की देखा जाए किस तरीके से होगा, तो उसके लिए ही अभी कार्रवाई चल रही है। इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि जल्द इन सब लोगों का भी अच्छे से अच्छा इंतजाम किया जाएगा। वाज़ेह है कि भोपाल के आज़मीन हज की परवाज 14 जुलाई से शुरू होगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। अमरावती के इलाके लालखड़ी बिस्मिल्लाह नगर में तेज हवा और बारिश ने कहर बर्पा कर दिया। गुज़श्ता शब आई आंधी ने 140 घरों को नुकसान पहुंचाया, वहीं छत गिरने से 30 से 40 अफराद जख्मी हो गए। मकामी रुकन असम्बली रवि राणा ने मुतासरा इलाकों का दौरा कर मुतासरीन को जल्द से जल्द इमदाद पहुंचाने का भरोसा दिलाया। और पेश है आज का बिस्सा अख्तार और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।